भारत में 1945 में आम चुनाव किए गए और आप देखोगे कि जो मुस्लिम लीग 1937 के आम चुनाव में, जो मुस्लिम लीग 1937 के आम चुनाव में क्या थी, अच्छा प्रदर्शन नहीं की थी, और वो मुस्लिम लीग अब बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। यानी कि यहां पे आप देखोगे कि मुस्लिम लीग का बढ़िया प्रदर्शन हुआ, मुस्लिम लीग अधिकांश मुस्लिम सीटें जीत गई, मुस्लिम लीग का शानदार प्रदर्शन। देखो, मुस्लिम लीग का शानदार प्रदर्शन कहीं ना कहीं भारत विभाजन की ओर रास्ता आगे बढ़ रहा है। 1946 में नौसेना का विद्रोह हो गया और इसने भी मजबूर कर दिया अंग्रेजों को कि अब भारत का तो स्वतंत्रता देना ही पड़ेगा, अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, भारतीयों को स्वतंत्रता देना ही पड़ेगा और कुछ भी हो नहीं सकता है, अब बात बनेगी नहीं। तो आप गौर करोगे 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ। 1945 ब्रिटेन में चुनाव हुआ। अब आजादी से हम लोग 2 वर्ष पीछे हैं। ब्रिटेन में चुनाव हुआ, ठीक है। कौन सत्ता में आया? लेबर पार्टी सत्ता में आती है। कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से हट गई, विंस्टन चर्चिल चुनाव नहीं जीत पाया, लेबर पार्टी सत्ता में आई, जबकि प्रथम द्वितीय विश्व जीत भी गया था तब भी नहीं आया। लेबर पार्टी सत्ता में आई, पीएम बना क्लेमेंट एटली। पीएम कौन बना? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है और इसलिए उसने कैबिनेट मिशन भारत भेजता है। भारत क्या भेजा? भारत में कैबिनेट मिशन भेजा 1946 में। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है। फरवरी 1946 में भेजा, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन पहुंचेगा। तो आइए कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, लेबर पार्टी की जीत हुई। लेबर पार्टी द्वारा भारतीय समस्याओं के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाता था, यानी भारतीय लोगों के साथ सिंपैथी रखा करती थी। प्रधानमंत्री एटली 14 मार्च 1946 को लोकसभा में घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। तो आइए बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग हैं। कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप देखो, इसके 3 मेंबर हैं। कितने मेंबर है कैबिनेट का? 3 मेंबर है। एक पैट्रिक लॉरेंस है और पैट्रिक लॉरेंस ही अध्यक्ष था। पैट्रिक लॉरेंस क्या था? अध्यक्ष था। और यह भारत मंत्री के पद पर भी है। भारत मंत्री के पद पर भी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। दूसरा था एबी अलेक्जेंडर। ये नौसेना मंत्री है। नेवल मिनिस्टर है। और तीसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स प्रस्ताव लेकर भी आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। ये कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। और इसकी योजना क्या थी? इसकी योजना आप देखोगे तो इसने कहा कि भारत का एक संघ होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? एक संघ होना चाहिए। यानी भारत को एक संघ बनाने की बात किया था। भारत को क्या बनाने की बात किया था? एक संघ बनाने की बात किया था।
भारत को एक संघ बनाने की बात किया, बोला कि जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासत शामिल होंगे। क्या है? ब्रिटिश भारत और देसी रियासत शामिल होंगे। संघ में एक कार्यपालिका और एक विधानमंडल होना चाहिए जिसमें ब्रिटिश भारत और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संघ के विषयों के अलावा सभी विषय और सभी अवशिष्ट विषय किसमें शामिल होंगे? प्रांतों में। यही पूछा जाता है कि इसके माध्यम से यह कहा गया था कि जो अवशेषी शक्तियां होगी, अपशिष्ट शक्तियां होगा, वो प्रांतों के पास होगा। पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। संघ और समूहों के संविधानों में एक प्रावधान था कि जिसके तहत कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद और उसके बाद 10 वर्षीय अंतराल पर संविधान की शर्तों पर पुनर्विचार कर सकेगा। इसको लेकर के भारत के लोगों ने ऑब्जेक्ट किया कि ये क्या मतलब हुआ कि हर बार प्रांत को अधिकार होगा कि वो संविधान पर 10-10 वर्ष पर चर्चा कर सकता है। ये सब बाद में समाप्त कर दिया गया और मौजूदा प्रांतीय विधानसभा को 3 भाग में समूहित किया गया। खंड ए हिंदू बहुल प्रांत, बी और सी मुस्लिम बहुल प्रांत। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन की बात किया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन। अब देखो कहानी कहां से आके अटकी है। हम कैबिनेट मिशन पे आ चुके हैं। तो मार्च 1946 की बात कर लेते हैं। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। मई तक रहा था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का आगमन कैबिनेट मिशन का आगमन। ठीक है, मई महीने में, मई 1946 योजना की स्वीकृति हो जाएगी। किसके? कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकृति। यानी थोड़ा बहुत बदलावों के साथ क्या कर लेगा भारत में कांग्रेस, और यहां तक कि लीग भी स्वीकार कर लेगी। लीग भी स्वीकार कर लेगी योजना की स्वीकृति कि इसके द्वारा संविधान सभा बनाया जाना था, अंतरिम सरकार की व्यवस्था करना था, ये तमाम सारे काम करने थे। तब इसको करने के लिए जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु चुनाव कराया जाएगा। जुलाई 1946 क्या होगा? संविधान सभा हेतु चुनाव होगा। जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु चुनाव कराया जाएगा। ये देखने को मिलता है, संविधान सभा हेतु चुनाव होगा। कब होगा? जुलाई 1946 में होगा। ठीक है, जुलाई 1946 में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा हेतु चुनाव कराया गया। संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा इसमें समर्थन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हो कि संविधान सभा में कुल 389 मेंबर था, जिसमें से 296 निर्वाचित थे, बाकी जो 93 थे वो मनोनीत थे। जब उसमें चुनाव हुआ तो 208 सदस्यों को तो कांग्रेस को समर्थन प्राप्त हुआ, यानी मुस्लिम लीग का उम्दा प्रदर्शन नहीं हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु चुनाव कराए गए। अब देखो यहां पे ट्विस्ट आएगा। 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को जिन्ना का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लागू होगा। डायरेक्ट एक्शन डे लागू कर देगा जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे, जिसके माध्यम से क्या होगा? देखो चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन किया नहीं, तो जिन्ना को लगा कि अब हमारा क्या होगा, अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति मिलेगा नहीं, तो उसने डायरेक्ट एक्शन डे लागू कर दिया। और डायरेक्ट एक्शन डे का परिणाम था कि बंगाल और पंजाब में हिंसा भड़क गई, क्योंकि 16 अगस्त को उसने आह्वान किया कि अब डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे, पूरे देश के मुसलमानों को व्यवसाय बंद करने की घोषणा किया।
और इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार पर मुस्लिम लीग की मांग को मानने के लिए दबाव डालना, यानी कि पृथक पाकिस्तान की मांग के लिए दबाव डालना ही इसका उद्देश्य था। इसको कलकत्ता हत्याकांड भी कहते हैं, क्योंकि पूरे देशव्यापी सांप्रदायिक दंगा फैल गया। देशव्यापी सांप्रदायिक दंगा फैल गया, यानी कि अब इसको लग रहा है कि हमारा बात बनेगा नहीं, अब हम क्या हो गए, मामला फंस गया हमारा। तब आप गौर करोगे 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन, इंतरिम गवर्नमेंट बनाया जाएगा और इसी सरकार को पावर क्या करना था, ट्रांसफर करना था। इसी सरकार को पावर क्या करना था, ट्रांसफर करना था। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946। फाइनली 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब किया गया, आप यहां गौर करो, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। लेकिन शुरुआती समय में मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, मुस्लिम लीग भाग नहीं लेती है, ठीक है, यह ध्यान रखना, मुस्लिम लीग भाग नहीं लेगी। तब 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन होगा। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार का पुनर्गठन होगा और तब जाकर मुस्लिम लीग इसमें शामिल होगी। अंतरिम सरकार का पुनर्गठन, अब तब जाकर क्या होगा, अंतरिम सरकार का पुनर्गठन होगा, तब जाकर आप देखोगे कि मुस्लिम लीग इसमें शामिल होगी। 26 अक्टूबर तक आ चुके हैं। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। सब आप पॉलिटी में पढ़ते हो। संविधान सभा का गठन होगा नवंबर 1946 में। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर 1946 में संविधान सभा पहली बैठक करेगी। कितना तारीख को, अगर आपको याद हो तो बताओ, कितना तारीख को संविधान सभा पहली बैठक करती है? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होगी। और जब संविधान सभा की पहली बैठक होगी दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा के केंद्रीय हॉल में, वहां पे हुआ, तो संविधान सभा का पहला बैठक में मुस्लिम लीग बहिष्कार करेगा। केवल 272 प्रतिनिधि भाग लेंगे 389 में। कितने? 211 प्रतिनिधि भाग लेंगे, केवल 211 प्रतिनिधि भाग लिया। यानी मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया जाता है। लगातार वो कहां पे है? वो लगातार आप देखोगे तो आंदोलन कर रहा है, सांप्रदायिक दंगों को भड़का के रखा है। कहां पे? सांप्रदायिक दंगों को भड़का के रखा है। तो यानी संविधान सभा की पहली बैठक होगा मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाएगा, वो भाग नहीं लेगा। ये कब की बात है? 9 दिसंबर 1946 को। यही कुछ चल रहा था यहां पे, मामला ऐसे ही उलझा हुआ था। मामला इसी उलझे हुए मामला में 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा आएगा। इसकी घोषणा आएगी, इटली की घोषणा आएगी। इटली कौन है? क्लेमेंट इटली, ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। इसको फरवरी घोषणा कहते हैं, फरवरी, क्योंकि 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा आ रहा, फरवरी डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें कहेगा कि 30 जून 1948 तक भारत को आजाद करा देंगे। 30 जून 1948 तक भारत की आजादी मिल जाएगी। ऐसा बात किसने किया?
तो क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को किया और लॉर्ड बेवेल को वापस बुला लिया जाएगा और भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आएगा? भारत का गवर्नर जनरल बनकर आएगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बनकर आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन बनकर आएगा। तो अभी हम इस पे पहुंचेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें भारतीयों को शामिल किया गया था, वही अंतरिम सरकार थी। वायसराय अध्यक्ष बने और अध्यक्ष कौन है? तो बेवेल। अध्यक्ष कौन बना? बेवेल बना सबसे पहले। उपाध्यक्ष नेहरू जी बने। इसमें नेहरू के अलावा सदस्यों की कुल संख्या 11 थी, क्योंकि मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था। आरंभ में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुआ। जब 26 अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन हुआ, मुस्लिम लीग 5 सदस्यों के साथ शामिल हुआ। आप मंत्री देख लो। 1946 का मंत्रिमंडल क्या है? जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष बने और विदेश मामले, राष्ट्रमंडल मामले, वल्लभ भाई पटेल के पास गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने। यह अंतरिम मंत्रिमंडल है, यह स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल नहीं है। जॉन मथाई उद्योग मंत्रालय दिया गया। राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को खान एवं बंदरगाह मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, आसफ अली को रेलवे और जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। ये सब दिया गया, जैसे है ना, ये सारी बातें देखने को मिलता है। आगे 5 सदस्य के साथ मुस्लिम लीग शामिल हुआ, जैसे लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय लिया। हालांकि ये तो मांग कर रहा था गृह मंत्रालय, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि इसको गृह मंत्रालय तो नहीं दे सकते, तो फिर वित्त मंत्रालय पर बात बना। आई चंडीगढ़ वाणिज्य, अब्दुल खान नस्तर संचार, गजफ्फर अली स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ विधि मंत्रालय दिया गया। ये अंतरिम सरकार है। और आप देखोगे कि इसके बाद मामला क्या होगा। अंतरिम सरकार के बाद हम कब तक पहुंच चुके हैं? अब आजादी से बस 2 कदम दूर हैं। आपने देखा कि 20 फरवरी 1947 इटली की घोषणा। इटली की घोषणा ठीक है। घोषणा क्या करेगा? तो यहां पे आप देखोगे इटली आया तो अब माउंटबेटन भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। माउंटबेटन यानी बेवेल लौट गया, भारत का गवर्नर जनरल। बेचारा दोष इसके मत्थे पर चढ़ गया, गलती करके कोई भाग गया। भारत का गवर्नर जनरल। ये भारत आया ही था बंटवारा कराने के लिए, इसका उद्देश्य ही बंटवारा कराना था। तब आप देखोगे इसने एक प्लान लेकर आएगा जिसको बाल्कन योजना कहेंगे। बाल्कन योजना कहो या इसी को डिक्की वड योजना कहते हैं। हालांकि डिक्की वड योजना में थोड़ा अंतर था कि जो जो लोग आजादी लेना चाहता है उसको दे दे करके हम चले जाएंगे। डिक्की वड योजना, इसी को विभाजन प्लान कहते हैं। ये 3 जून प्लान है। 3 जून योजना के नाम से हम जानते हैं। 3 जून 1947 के नाम से है। यही बाल्कन योजना जो है आगे पारित होगा किसके रूप में? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के रूप में पारित होगा। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ये लागू होगा 15 अगस्त 1947 को। अब बात आता है कि सर 15 अगस्त को आजादी क्यों मिली? देखो 15 अगस्त अंग्रेजों के लिए विशेष दिन था। क्यों? कि 15 अगस्त 1945 को जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था और इस वजह से वो चाहते थे कि 30 जून 1948 तक इंतजार नहीं करना, जल्दी से हम आजादी दे दें और 15 अगस्त 1947 को आजादी दे दें और 15 अगस्त को हमारा देश क्या हो जाएगा? आजाद हो जाएगा, हम आजाद हो जाएंगे। और यही कानून लागू किया जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो 3 जून 1947 के आधार पर था। इसको 18 जुलाई को सम्राट स्वीकृति प्रदान कर देगा और 15 अगस्त 1947 से ये लागू हो जाएगा। इसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो गया। हम इसी के लिए ना आंदोलन कर रहे थे, भारत को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे।
भारत में ब्रिटिश राज समाप्त हो गया, ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त कर दिया गया, शाही उपाधि से भारत का सम्राट का शब्द समाप्त हो गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ भारत न केवल स्वतंत्र हुआ बल्कि भारत का विभाजन भी हो गया। धर्म के आधार पर एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत बना। अब इसमें भी एक कहानी है कि 15 अगस्त का दिन कुंडली मतलब पोथी पत्रा के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा था। तब भारत के लोग 15 अगस्त को आजादी नहीं चाहते थे, तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया कि 15 अगस्त को रात में आजादी दिया, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार को सूर्योदय के बाद 15 अगस्त मानता। इसलिए अंग्रेजों ने अपने हिसाब से 15 अगस्त दे दिया। तो माउंटबेटन का भी बात रह गया कि हम 15 अगस्त को दिए, 15 अगस्त को आजादी देना चाहता था। उसके लिए महत्वपूर्ण दिन था, ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने सरेंडर किया था और भारतीयों के लिए भी शुभ दिन था। इसलिए आप देखोगे 15 अगस्त 1947 की सुबह 8 बजे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यूनियन जैक झंडा को उतारा और तिरंगे झंडे को फहराया था। भारतीय ध्वजारोहण किया गया। इसलिए प्रत्येक 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वज आरोहण किया जाता है, झंडे को चढ़ाया जाता है, फहराया जाता है। जबकि 15 अगस्त को केवल झंडे की सलामी लेते हैं, झंडा तो ऑलरेडी फहरता रहता है। वायसराय का पद समाप्त हो गया और दोनों डोमिनियन में गवर्नर जनरल का पद गठित किया गया। इन गवर्नर जनरलों की नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर भारत का सम्राट करता, लेकिन ब्रिटेन सरकार का कोई नियंत्रण इस पर नहीं था, क्योंकि यह प्रावधान किया गया कि जब तक नया संविधान नहीं बना लेता है तब तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार शासन चलता रहेगा। भारत के गवर्नर जनरल और गवर्नर संवैधानिक प्रमुख बन गए। इन्हें भारतीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना था। ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा को सशक्त किया गया, यानी कि उनको अधिकार दे दिया गया। भारतीय रियासत भी स्वतंत्र हो गए और यह प्रावधान किया था कि जब तक नया संविधान नहीं बनता है तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत देश का शासन चलाया जाएगा। और जब स्वतंत्र देश बना तो देश के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके पास विदेश मामला भी था। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रेल एवं परिवहन जॉन मथाई, उद्योग श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वित्त सन्मुखम सेट्टी और 2 मंत्री और हैं। एक है स्वास्थ्य, वो बनी राजकुमारी अमृता कौर। सबसे लंबी समय तक मंत्रालय संभाली हैं राजकुमारी अमृता कौर। और श्रम मंत्री बने जगजीवन राम। जगजीवन राम। कानून मंत्री बनाए गए अंबेडकर। कानून मंत्री बनाए गए अंबेडकर। और इस प्रकार से भारत आजाद हो गया। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। तो आजादी की कहानी यहाँ पे पूरी होती है।